तो आज हम क्लास 10th का पार्ट नंबर 3 दो पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं जिनमें हमने संयोजन अपक्रिया तक समझाया था, संयोजन अपक्रिया बता दी थी। आज पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं, सब्जेक्ट साइंस क्लास 10 पार्ट नंबर 3। दो अगर आपने पहले दो चैप्टर नहीं देखे हैं, दो पार्ट नहीं देखे हैं, तो उनको जाके देखिए और फिर इसके बाद यहाँ पे आइए, तब ये चैप्टर जो पार्ट है आपको समझ में आएगा, इससे आगे कहानी समझ में आएगी। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम क्लास 10 साइंस का पार्ट नंबर 3 वियोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया समझ ली थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ ली थी। आज स्टार्ट करेंगे वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया कहते किसे हैं, क्या होती है वियोजन अपक्रिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वियोजन अपक्रिया कहते किसे हैं। वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या है। वियोजन अपक्रिया को दूसरे वर्णों में अगर कहा जाए तो वियोजन अपक्रिया को अपघटन अपक्रिया भी कहते हैं, यानी वियोजन अपक्रिया का दूसरा नाम अपघटन अपक्रिया भी होता है। यानी अपघटन अपक्रिया की बात करें और या वियोजन अपक्रिया की बात करें, दोनों की बात सेम है। आपको अगर क्वेश्चन में आया कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो भी वो अपघटन यानी वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, और या फिर आपको आए अपघटन अपक्रिया कहते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है, किसी नाम से आ सकती है। होती क्या है वियोजन अपक्रिया, उसकी बात करें तो देखिए वियोजन अपक्रिया का मतलब क्या है। ये कोई ए बी कंपोनेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उत्पाद है ए बी, ये उत्पाद हमें टूटेगा, किस किस में टूटेगा, ए प्लस बी में ये उत्पाद टूट जाएगा। ठीक है, ए बी उत्पाद था, ए बी उत्पाद किस में टूटा, ए प्लस बी, दो में टूट गया। तो एक जो अभिकर्मक थे, जो अभिकर्मक था वो एक था, यानी कि इधर साइड जो रखे जाते हैं वो अभिकर्मक होते हैं और उधर साइड जो रखे जाते हैं वो उत्पाद होते हैं। यानी कि इसमें क्या था, एक अभिकर्मक था, ठीक है, और वो दो उत्पाद में टूट गया। 3 में भी टूट सकता था, 4 में भी टूट सकता, कितने में भी टूटे, ठीक, आगे वो टूट सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखनी होती है, अपक्रिया में कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अपक्रिया में बाहर से कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो इधर साइड था ना उसी का टूटेगा या जुड़ेगा, दो ही चीजें होंगी, या तो टूटेगा या जुड़ेगा। बाहर से कोई नया प्रोडक्ट नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको सोचो सी, अगर सी आ जाए ना, ऐसा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे सी नहीं थी, तो नया प्रोडक्ट नहीं आएगा, यही प्रोडक्ट है वो टूटेगा जुड़ेगा, यही कहानी होगी। और इसी का मतलब होता है वियोजन। संयोजन का मतलब क्या था, ए प्लस बी, और यहाँ बन रहा था ए बी। तो ये जो ए बी था ना, इसमें ए और बी दोनों अलग अलग थे और कुछ जुड़े थे, वो क्या हुए थे, जुड़े थे, ये संयोजन अपक्रिया कहलाती है। इसमें क्या होंगे, ए प्लस बी आपस में टूटेंगे और टूट के वो ए बी आपस में टूटेगा और क्या बनाएगा, ए प्लस बी बनाएगा, और ये कहलाती है वियोजन अपक्रिया। ये क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया। यानी वियोजन अपक्रिया में क्या लिखोगे, ऐसी अपक्रिया जिसमें, क्या लिखोगे कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल उत्पाद, ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल उत्पाद दो या दो से, यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, सॉरी एकल अभिकर्मक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। आप सीधा लिखना चाहो तो लिखोगे कैसे, लिख सकते हो, ऐसी अपक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, याद रख लेना अभिकर्मक ही लिखना है यहाँ पे, एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए। दो या दो से अधिक फिक्स नहीं है, दो फिक्स नहीं है, दो भी बना सकता है, दो से अधिक भी बना सकता है। ऐसी अपक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया कहलाती है। यानी कि इसमें क्या हो रहा था, जो अभिकर्मक है, जो एकल अभिकर्मक है, वो टूट रहा था, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट रहा था, उसको वियोजन अपक्रिया कहते हैं। एग्जांपल देख लो क्या क्या है, CaCO3, CaCO3 सॉलिड होता है यानी ठोस होता है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज किया गया S, ठीक है। इसको दूसरे नाम से जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, इसको चूना पत्थर भी कहते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी अपक्रिया कराते हैं तो निर्माण होता है CaO, जिससे क्या होता है, सीमेंट का निर्माण किया जाता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और इधर ये भी सॉलिड है और इधर गैस, यानी कि इसमें क्या निकलती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ये अपक्रिया किसका एग्जांपल है, संयोजन अपक्रिया। यानी देखो यहाँ पे एक ही उत्पाद था CaCO3 CaCO3 और यहाँ पे दो बने थे,
कौन कौन से, CaO प्लस CO2। इधर दूसरा एग्जांपल देखो 2FeSO4, 2FeSO4 ये भी सॉलिड है और इसमें ऊष्मा, अब ऊष्मा यहाँ पे क्यों रखी जाती है, ऊष्मा को यहाँ पे क्यों रखते हैं, क्या होता है ऊष्मा, जब भी देख लेना इस तीर के ऊपर, इस तीर के ऊपर कोई भी चीज रखी जाती है ना तो वो एक प्रकार का उत्प्रेरक है। क्या है वो, एक प्रकार का उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक क्या होता है आपको नहीं पता हो, एक बात बताऊं, उत्प्रेरक क्या होता है तो मेनली याद रखना, ब्रेक के बाद 2 मिनट बात कर लेते हैं, पहले अभिक्रिया पूरी कर लेते हैं। 2FeSO4 सॉलिड है, वियोजन अभिक्रिया कराई जा रही है, टूटेगा क्या, Fe2 प्लस Fe2O3 सॉलिड बन रहा है और प्लस में SO2 बन रहा है, प्लस में SO3 बन रहा है, यानी कि 2 कंपाउंड एक्स्ट्रा बने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ही था और इधर कितने हैं, टोटली 3 बन रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। ये अवकर में टूट रहा है, 2 या 3 उत्पादों में टूट रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं उत्प्रेरक क्या होता है। देखो उत्प्रेरक की एक सबसे बड़ी डेफिनेशन होती है, उत्प्रेरक जो होता है ना तो अभिक्रिया को शुरू करता है, ना तो अभिक्रिया को शुरू करता है, ना अभिक्रिया को खत्म करता है। याद रख लेना है, उत्प्रेरक ना तो अभिक्रिया को शुरू करेगा ना अभिक्रिया को खत्म करेगा। उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया की जो अभिक्रिया होगी, अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को कम या ज्यादा करता है। अभिक्रिया की दर को कम या ज्यादा करता है। जैसे कि यहाँ से FeSO4 की अभिक्रिया कर रही है, हमें ये अभिक्रिया होने में 10 मिनट लगने चाहिए थे, हमें ये अभिक्रिया होने में कितने मिनट लगने चाहिए थे, 10 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन इस अभिक्रिया को होने में 15 मिनट लग रहे हैं, इस अभिक्रिया को होने में 15 मिनट लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा उत्प्रेरक यूज करेंगे जिससे ये अभिक्रिया तेज हो जाए, यानी कि अभिक्रिया की दर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा उत्प्रेरक यूज किया जाएगा। अगर ये अभिक्रिया नॉर्मली 10 मिनट में होनी चाहिए तब वो सही होती है, और ये अभिक्रिया 8 मिनट में हो रही है, तो यहाँ पे ऐसा उत्प्रेरक यूज करेंगे जो अभिक्रिया की दर को क्या कर दे, कम, उसे कहते हैं उत्प्रेरक। ना तो बंद करेगा ना स्टार्ट करेगा, अभिक्रिया की दर को कम या ज्यादा करेगा। नेक्स्ट अभिक्रिया कौन सी होती है, विस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा आपके बुक में और एग्जांपल दिए हुए हैं, अभिक्रिया याद मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें अभिक्रिया याद रखनी है। जो अभिक्रिया आपसे नहीं हो रही है, जैसे अभिक्रिया में कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम के, वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हैं, वहां डाउट क्लियर कराएंगे। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहेंगे, क्या डेफिनेशन होती है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चन में अगर आता है तो डेफिनेशन आती है। तो डेफिनेशन क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया की, तो विस्थापन का मतलब समझ में आ रहा है, विस्थापन के नाम से समझ आ रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब समझ आ रहा है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। कुछ समझ में आया क्या? देखो हमेशा आपने देखा होगा जो जितना पावरफुल होता है वो उतना स्टेबल होता है, जो जितना पावरफुल होगा वो उतना स्टेबल होगा। यहाँ पे जो जितना अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो उतना ही स्टेबल होता है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है वो स्टेबल रखता है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास पावर नहीं है वो स्टेबल नहीं होता। आजकल की दुनिया यही है। तो इसमें भी क्या देखोगे, जो अधिक क्रियाशील तत्व है, जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व, वो कम क्रियाशील तत्व को भगा देगा। भाई जहाँ पे पैसा होता है ना दादागिरी उसी की चलती है, जहाँ पे पैसा नहीं दादागिरी नहीं चलेगी तो उसको भगा देगा, बेचारे गरीब को क्या कर देते हैं, भगा देते हैं। यही सीन होता है। ये क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से, जहाँ पे वो रह रहा है, जिस विलयन में वो है उस विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अगर उस विलयन से उसको हटा रहा है, उस विलयन से उसको विस्थापित कर रहा है, ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखो कैसे,
FeCuSO4, जो CuSO4 है ना, जो CuSO4 है, ये SO4 के साथ विलयन के साथ मस्त रह रहा है। ये SO4 विलयन के साथ बढ़िया तरीके से रह रहा है, एंजॉय से रह रहा है। लेकिन यहाँ पे जो Fe है ना, ये अधिक क्रियाशील तत्व है। Fe क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। और FeCu को क्या कर देता है? उसके जगह से विस्थापित कर देता है। जैसे विस्थापित करेगा तो यहाँ से Cu जो है, यहाँ से Cu जो है वो हट जाएगा। Fe क्या सॉलिड है और CuSO4 एक्वस है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से हटेगा, और जैसे यहाँ से हटेगा तो आगे की जो क्रिया होगी वो होगी FeSO4। यहाँ पे देखिए CuSO4 था, लेकिन यहाँ पे आ गया FeSO4। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो Cu है वो कम क्रियाशील तत्व है और Fe जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। लवण विलयन का मतलब है अगर इसका विलयन सही नहीं होता ना, विलयन के साथ स्टेबल नहीं होता, तो ये रुकता ही नहीं भाई। जब इसके साथ जुड़ा हुआ है तब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तभी जुड़ा हुआ है ना जब इसको एक्सेप्ट कर रहा है। CuSO4 के साथ अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के रखा है। लेकिन यहाँ पे जब कौन आता है, यहाँ पे जब अधिक क्रियाशील तत्व आता है ना, तो ये SO4 से ज्यादा क्रियाशील जुड़ता है, ज्यादा अच्छी तरीके से जुड़ता है। इसीलिए ये बनता है FeSO4 एक्वस सॉल्यूशन प्लस Cu, जो एक सॉलिड होता है, तो एक सॉलिड होता है। दूसरी रिएक्शन देख लो, आपकी बुक की अभिक्रिया सारी आपकी बुक के एग्जांपल है। इसके अलावा जो भी एग्जांपल बचे हुए आप खुद करके देखना, नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद देखिए Zn जो एक क्या है, सॉलिड है, CuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। CuSO4, यहाँ पे Cu कम क्रियाशील तत्व, Zn S ज्यादा क्रियाशील तत्व, तो क्या करेगा? Zn इसको यहाँ से भगा देगा और Cu को एक्सेप्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट अभिक्रिया क्या होगी? ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि Zn ने किसको ट्रांसफर कर दिया? Zn ने Cu को हटा दिया, तो अभिक्रिया हो गई। क्रिया हो गई। नेक्स्ट विस्थापन क्रिया किसे कहते हैं? इसके अलावा एग्जांपल है, करके देखना, नहीं होते हैं तो बताना, ठीक। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अभी बढ़िए, और ये है आपके द्वय विस्थापन। द्वय विस्थापन का मतलब, विस्थापन में आपने पढ़ा था कि एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा था, ये पढ़ा था। द्वय विस्थापन में क्या पढ़ोगे? द्वय विस्थापन में क्या पढ़ोगे? द्वय विस्थापन होता है, द्वय विस्थापन का सीधा डेफिनेशन दो, तो इसमें क्या होता है? दो अभिकरण क्या करते हैं? आपस में बदलते हैं। तो इसमें क्या लिखोगे? ऐसी अभिक्रिया है। देखो जो आपकी डेफिनेशन बनती है ना, जो परिभाषा बनती है, वो इनसे बन जाती है, अभिक्रिया से बन जाती है। लेकिन मैं एक बार लिख देता हूँ, आप फिर याद करना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या लिखोगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक के आयनों अभिकर्मक के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, या जो आयन है वो आपस में द्वय विस्थापित हो जाए, यानी आपस में बदल जाए। द्वय विस्थापित हो जाए यानी कि मतलब आपस में बदल जाए, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्वय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो, यहाँ पे एक जा रहा था, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक दूसरे में जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा? यहाँ पे दोनों आयन बदलेंगे। एग्जांपल देखो, एग्जांपल से समझ में आती चीजें देखो। Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, उसकी रिएक्शन की जा रही है BaCl2 के साथ। BaCl यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व और कम क्रियाशील तत्व को नहीं देखना है, यहाँ पे ओनली दो को आपको विस्थापित करना है। कैसे करोगे? देखो, Na2SO4 प्लस BaCl2। BaCl2 जो है ना, BaCl2 ये किसके साथ जुड़ जाएगा? BaCl2 जुड़ेगा SO4 के साथ, ठीक है। और Na2 जो है ना वो जुड़ेगा NaCl2 के साथ, ठीक है। कैसे होगा? देखो, BaSO4 SO4 था, इसके साथ जुड़ा BaSO4, यानी BaSO4 यहाँ से गया
और इसके साथ अटैच हो गया, यानी इस कंपोनेंट से क्या HCl के इसमें अकर के मध्य आयनों का आदान प्रदान हो, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, मतलब दोनों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो गया। BaSO4 सॉलिड है, प्लस में 2NaCl, प्लस में 2NaCl। NaCl कैसे हुआ, इधर से Na आया, इधर से Na आया और इधर से Cl2 आया, दोनों मिल गए, तो दोनों मिल गए तो क्या हुआ BaSO4 प्लस 2NaCl। ये आपकी अभिक्रिया हुई द्वैध विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट है आपके रिडॉक्स अभिक्रिया, या उसको कहते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मिटा के दोबारा मिलते हैं आपसे, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ रिएक्शन है उपचयन अभिक्रिया। फिफ्थ है आपके उपचयन अभिक्रिया, फिर आगे अपचयन अभिक्रिया और उसके आगे उपचयन अपचयन। आपने देखा वो दोनों मैंने एक पहले तो अलग लिखी है, उसके बाद एक साथ लिखी है, उसका कोई रीजन है वो एक एक अभिक्रिया के बाद बताऊं, देखो क्या रीजन है उसका। सबसे फर्स्ट उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अभिक्रिया बहुत ज्यादा रिएक्शन में क्वेश्चन में आती है, पेपर में एग्जाम में आती है, तो थोड़ा ध्यान रखें क्या होता है इसमें, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, थोड़ी कंफ्यूजन पैदा करती है, इसीलिए देखो क्या होता है। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अब लिखोगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन बाहर निकलती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी और जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकलेगी। देखो क्या होता है, कैसे, देखो एग्जाम्पल देखो, Cu प्लस O2, तो इसमें क्या कह रहा है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो ऑक्सीजन जुड़ती है मतलब Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, तो Cu के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगी तो अभिक्रिया क्या बनेगी, CuO, अभिक्रिया क्या बनेगी, CuO, अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। CuO हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन की आप बात करेंगे नहीं, जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन बढ़नी चाहिए, ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो Cu प्लस O2 इक्वल टू CuO। अब यहाँ पे देखो कार्बन की संख्या कितनी, संतुलित कर देते हैं, असंतुलित अभिक्रिया संतुलित कर देते हैं। कैसे होती है, कार्बन Cu कितना है 2 और O2 है, तो इधर देखो Cu कितना 1 है और इधर 1 है, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं 2, तो 2 Cu हो गए 2 O हो गए, तो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगी। ठीक, नेक्स्ट है आपके अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, सेम जस्ट इसके अपोजिट। कैसे होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, भाई जुड़ने में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि, वृद्धि हो, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखो CuO प्लस H2, अब CuO प्लस H2 ऑक्सीजन की कमी होनी चाहिए, ऑक्सीजन की कमी ना हो रही, ये अभिक्रिया देख रहे हो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे ऑक्सीजन क्या हो रही है, कमी हो रही है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जाके जुड़ रही है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट एक स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बताते हैं। ओके, ये हो गई, यानी कि इसमें अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट अभिक्रिया, ये क्या सिस्टम है कि दोनों पढ़ लिए और फिर पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखो यहाँ पे एक अलग से वर्ड लिखा है मैंने, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये ऐसा नहीं है कि इनको इंग्लिश में रिडॉक्स कहते हैं, नहीं, ये रिडॉक्स अभिक्रिया ही होती है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं अपचयन प्लस उपचयन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन भी हो और उपचयन भी हो, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि भी हो और हाइड्रोजन की कमी या वृद्धि दोनों, यानी कि इसकी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए, वो दोनों अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया
कहलाती है। यानी इन दोनों की डेफिनेशन को एक साथ लिख दोगे तो यही क्या कहलाएगा, उपचयन या अपचयन या रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया क्या लिखोगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें लिखोगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों हो। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन व अपचयन दोनों हो रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखो क्या हो रहा है, यहां से ये H2 इधर देखो और ये देखिए ये अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं थी ऑक्सीजन जुड़ी, कौन सी अभिक्रिया हुई, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है कौन सी अभिक्रिया है इसमें, ये वाली, और ये वाली कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ये यहाँ पे हो गई। दूसरा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि हो। देखो CO है, यहाँ पे O प्रेजेंट था लेकिन यहाँ पे जब जाओगे तो आप यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट है, ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ये कहलाती है आपके अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन थी तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, दोनों अलग है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, उपचयन अभिक्रिया, ये क्या कहलाती है, अपचयन। और ये जो एग्जांपल है, ये जो एग्जांपल आपको दिख रहा है, ये एग्जांपल है रिडॉक्स अभिक्रिया का। ये किसका एग्जांपल है, रिडॉक्स अभिक्रिया का। और यानी कि जिसमें उपचयन भी हो रहा है और जिसमें अपचयन भी हो रहा है, उन दोनों अभिक्रिया को कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट आपके दो टॉपिक बचते हैं, एक है आपके संसारण और दूसरा आपके विकृत गंधता। संसारण क्या कहता है, जैसे कोई भी लोहे की चीज है, कोई भी लोहो की चीज है, उसको आप खुले में छोड़ दो, लोहे की चीज पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, कॉपर का ग्रीन हो जाना, हल्का हरा पड़ जाना, ये सब क्या है, संसारण कहलाता है। विकृत गंधता क्या है, बसीय जितने भी यानी फैटी जितने भी ऑयली जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके अंदर हल्की सी स्मेल आना, उनके अंदर बदबू आना विकृत गंधता कहलाती है। यानी दो है आपके, संसारण किसे कहते हैं और आपके विकृत गंधता किसे कहते हैं। संसारण का मतलब होता है किसी चीज का नॉर्मली खराब हो जाना, जैसे कि आपके लोहे की चीज पर जंग लग जाती है, वो संसारण है। दूसरी बात करें उसमें जो चांदी है उसका काला पड़ जाना, वो क्या विकृत गंधता है, वो सॉरी संसारण है। और उसके बाद आपके एग्जांपल आता है कॉपर के आपने घर में बोतल वगैरह देखी होंगी, वो बोतल जो होती है वो हरी हरी पड़ने लग जाती है, तो वो क्या है, संसारण है। उसका नेक्स्ट आता है आपके विकृत गंधता। विकृत गंधता किसे कहते हैं, यानी कि विकृत गंधता के अंदर जो बसीय पदार्थ हैं, जो ऑयली पदार्थ हैं, बसीय पदार्थ हैं, उनके अंदर गंध आना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कहते हैं विकृत गंधता। यहाँ आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो खत्म होता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर यहाँ तक खत्म होता है। इस चैप्टर में अगर कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अभिक्रिया नहीं हो रही है, कोई भी अभिक्रिया समझ में नहीं आई हो, तो उस अभिक्रिया को आप क्या करो, हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, या हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप हमें बता सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो इन चीजों को देखने के लिए। ओके, इस सब के लिंक है जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और दूसरा जो भी डाउट है आप क्लियर कर लो। ओके, थैंक यू।